पाकिस्तान का पहले भी 75 साल से कुछ नहीं हुआ, अभी भी क्या होगा? पहले भी जिहादी थे, अभी भी जिहादी रह रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है। ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट इनका ठीक नहीं हो जी, सकता। ये डंडे जब तक नहीं पड़ेंगे, तब तक सीधे नहीं होंगे और पाकिस्तान को सीधा करेगा तो चाइना ही करेगा। ये हालत है पाकिस्तानियों की अपने ही एरिया में, जहाँ-जहाँ पर चाइनीज़ रहते हैं, वहाँ पर वीज़ा लेकर जाना पड़ता है। अपने कंट्री में उनको वीज़ा चाहिए पाकिस्तानियों को जाने के लिए। इससे ज़्यादा सॉवरेनिटी लॉस किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना अपनी कॉलोनी बना चुका है, ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया है और चाइना का तो प्लान है कि जिस-जिस कंट्री को लोन दिया है, उसकी ज़मीन वो हड़पता जा रहा है। को कुछ बोलते हैं तो उनको जेल हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानियों को जी, पाकिस्तान में ही जेल हो जाती है, अगर चाइनीज़ को कुछ बोला जाता है तो। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ़ अपने ऑफ़िस के अंदर ताकि पंखा चलता रहे, उसके लिए सोलर पैनल लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। अब चाइना ने सोलर पैनल बेच दिए, अब लोगों को समझ आया कि पैनल तो ले लिया, अब बैटरी तो है नहीं। अब चाइना ने हुँ, बोला, ओह! हम तो बताना ही भूल गए आपको कि पैनल के साथ बैटरी भी लेनी पड़ती है, अब आपको बैटरी भी लेनी पड़ेगी। तो अब लोगों को पैनल बेचे जा रहे हैं, बैटरी बेची जा रही है, वो भी मुझे लगता है यूज़्ड होएगी, जो चाइना से यूज़ करके जो फेंकने वाली होती है, वो साल 2 साल चलेगी, उसके बाद उसका भी भट्टा बैठ जाएगा। ये हालत है, ऐसे बेवकूफ़ बनाया है चाइना ने पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज हमारे साथ एक बार फिर से सुमित जैन जी हैं और आप सुमित जी को देखकर ये समझ ही गए होंगे हमेशा की तरह हम आज फिर से चाइना की बात करेंगे। लेकिन आज चाइना में पाकिस्तान हमारा जो बिगड़ा हुआ पड़ोसी है, पाकिस्तान को भी शामिल है। तो मुझे खबर ये है कि पाकिस्तान को चाइना ने यानी कि पहले से जो बेवकूफ़ है उसको और बेवकूफ़ बनाया चाइना ने। बनाया इस तरह से कि 1994 में जो पावर प्लांट चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे वो ऑलरेडी यूज़्ड पावर प्लांट पाकिस्तान को दे दिए। उसके नाम पे उन्होंने बहुत सारे पैसे भी ले लिए। पाकिस्तान की जो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम थी वो आज भी खत्म नहीं हुई है और इसके नाम पे काफ़ी कुछ लंबा-चौड़ा पैसा लिया पाकिस्तान से और अब सोलर पैनल और प्लांट बेचने की बात की जा रही है। ये जो चल रहा है शोले का सॉरी मदर इंडिया का लाला चाइना पाकिस्तान को कर्ज़े के जाल में जो फँसा रहा है, किस तरह से और कैसे देख रहे हैं आप वो चाइना में बैठ के? अरे! ये तो इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, मैंने बोला यार इसके ऊपर तो वीडियो बनता है ही है और आपके साथ तो बिल्कुल करना है, क्योंकि आपको भी बड़ा प्यार है चाइना से भी और पाकिस्तान से भी। अभी बात करते पाकिस्तान हैं पाकिस्तान से रहा ही है। दोनों चलिए, अब बात करते हैं हुआ क्या है। देखिए, जी, जो 94 से क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर बिजली को लेकर, वैसे तो 75 सालों से ही है क्योंकि ये कभी भी क्राइसिस से बाहर ये कंट्री आया ही नहीं। अब 94 से इनके क्राइसिस इतने बढ़ गए कि 15-15, 16-16 घंटे का पावर कट था। इन्होंने उस वक़्त पूरे वर्ल्ड में ये बोला जी पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क, इतना इम्पोर्टेंट मुल्क, यहाँ पर आप बिजली प्रोड्यूस करने के लिए आएँगे, तो हम आपको बड़े लुक्रेटिव ऑफर्स देंगे। फिर जो यहाँ से बिजली बनेगी उसका जो पैसा है वो हम आपको दे देंगे। तो चाइना ने बोला जी हम कर लेते हैं। तो चाइना ने ऑफर कर दिया इनको कि आपके यहाँ पर पावर प्लांट्स हम लगा देंगे। जो पावर प्लांट 94 में लगना था, वो जाकर लगा 2003 या 4 में जाकर। लगने शुरू हुए 10 साल लग गए और लगाए क्यों? क्योंकि अब टूटा-फूटा, गला हुआ कोई प्लांट चाइना में पड़ा हुआ था, जो बंद पड़ा था, थर्मल प्लांट्स, जिसको कोयले से चलने वाले, उनको उखाड़ने में अब समझती हैं कि देर तो लगती है क्योंकि नट बोल्ट होते हैं और होते हैं उसमें जंग लगा होता है। अब उसके ऊपर पेंट भी करना है, जंग वाली चीज़ के ऊपर टाइम लगता है। उसको 10 साल लग गए नया दिखाने के लिए और दिखाकर उन्होंने पाकिस्तान में इंस्टॉल कर दिया। जब पाकिस्तान ने चलाने की कोशिश करी, जो 1 मेगावाट का प्लांट था, उसमें से 1 या 2 यूनिट ही निकलते थे। मतलब कि बैल में से दूध निकालने की कोशिश की पाकिस्तान ने। तो अब हुआ क्या उसके बाद? वो दूध निकला नहीं, ये लगे रहे फिर भी कि क्योंकि बेवकूफ तो है ही है। देखिए, इनको पता नहीं लगता कि भई बैल में और गाय में फ़र्क होता है। लेकिन ये लगे रहे, उसमें 10 साल निकल गए। लेकिन एग्रीमेंट देखिए आप, इतने इंटेलिजेंट पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, एग्रीमेंट ये कर लिया चाइना के साथ कि ये प्लांट चले या ना चले, जो इसके ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी कि अगर उसने 1 मेगावाट की बिजली बनानी है, तो आपको 1 मेगावाट के पैसे चाइना को देने ही पड़ेंगे। अब वाह! बिजली प्रोड्यूस हुई नहीं, पैसे फिर भी देने पड़ रहे हैं। ऊपर से वाह! अब आप देखिए मज़ेदार बात क्या है? बैल का बैल और ₹50 दंड। और दूध फिर नहीं निकला।
और साथ में एग्रीमेंट की टर्म्स भी ऐसी है कि आपको पैसे सारी उम्र देने पड़ने हैं, ये कम नहीं हो सकते। यानी कि प्रिंसिपल तो अभी तक वापस किया नहीं है, जो प्लांट्स को लगाने के लिए था, उसके अंदर से जो बिजली का मिनिमम चार्जेज़ है, वही पाकिस्तान दे नहीं पा रहा। सेकेंडली वो प्लांट थे थर्मल प्लांट्स, पाकिस्तान के पास कोयला नहीं है, उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब इम्पोर्ट करने के पैसे नहीं है, थर्मल प्लांट बंद पड़ा है। पैसे हर एक साल 4 से 5 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना को फीड करने के लिए इन्हें देना पड़ता है। जिसकी खुद की फॉरेन करेंसी की रिजर्व जो है वो 3 बिलियन डॉलर है। उसको 5 बिलियन डॉलर तो सिर्फ मिनिमम चार्जेस बिजली के ऊपर देने पड़ते हैं। अब कोई भी प्लांट है बिजली का, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ₹2-3 होती है। पाकिस्तान में ₹70 उनको चार्ज करने पड़ते हैं अपने कंट्री के लोगों से, सिर्फ़ इसलिए कि उसको ब्याज देना है चाइना को। अब चाइना को लगा यार मेरे पैसे तो वापस आ नहीं रहे, तो उन्होंने बोला देखो आपकी कंट्री में अभी भी जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि आपने 94 में जब हमें बोला था कि आपके यहाँ क्राइसिस है तो हमने आपको प्लांट बेचे थे। लेकिन पिछले 20 सालों में आप तो कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करके डबल हो गए हो। बिजली उतनी ही है जो पुरानी थी। आप एक काम करो, अब हमारे से ना अभी घर-घर में आप बिजली के घर लगाने शुरू कर दो। आप एक काम करो हमारे से सोलर पैनल ले लो और हर एक आदमी को आप सोलर पैनल दे दो। अब जो फैक्ट्रियाँ वाले हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं उसमें 15-15 घंटे का तो पावर कट है। फैक्ट्री वाला कहता है यार फैक्ट्री तो चलती नहीं है। कंट्री के साथ हम लड़ाई कर नहीं सकते। चाइनीज़ को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अगर चाइनीज़ को कुछ बोलते हैं तो उनको जेल हो जाती है। आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ही जेल हो जाती है अगर पाक चाइनीज़ को कुछ बोला जाता है तो। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ़ अपने ऑफ़िस के अंदर ताकि पंखा चलता रहे उसके लिए सोलर पैनल लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। अब चाइना ने सोलर पैनल बेच दिए। अब लोगों को समझ आया कि पैनल तो ले लिया, अब बैटरी तो है नहीं। अब चाइना ने हुँ। बोला ओह! हम तो बताना ही भूल गए आपको कि पैनल के साथ बैटरी भी लेनी पड़ती है, अब आपको बैटरी भी लेनी पड़ेगी। तो अब लोगों को पैनल बेचे जा रहे हैं, बैटरी बेची जा रही है, वो भी मुझे लगता है यूज़्ड होएगी, जो चाइना से यूज़ करके जो फेंकने वाली होती है, वो साल 2 साल चलेगी, उसके बाद उसका भी भट्टा बैठ जाएगा। ये हालत है, ऐसे बेवकूफ़ बनाया है चाइना ने पाकिस्तान को, वैसे तो बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो जुबानदारू ही बेवकूफ़ हैं। लेकिन बने लेकिन बहुत चाइ ज़्यादा बने। लेकिन चाइना ने जो गेम खेला है, क्या एग्रीमेंट किया है और पाकिस्तान को ना 94 में समझ आया, ना 2003 में समझ आया, ना आज समझ आ रहा है कि चाइना इनके साथ खेल क्या कर गया है। और ये अभी भी पकड़े डाल रहे हैं। साड़ी दोस्ती, पहाड़ों से ऊँची, समुद्र से गहरी, मुझे मुझे समझ नहीं आता ये लतीफ़े कहाँ से निकालते हैं और चाइना वहाँ बैठकर हँस रहा है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है चाइना को। उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कभी उनको वापस लेने की ना तो उनके अंदर कोई वो है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस आए। वो चाहते हैं पाकिस्तान इसी कर्ज़े के नीचे दबा रहे, दबते-दबते ये पूरा चाइना की ही कॉलोनी बन जाए। जैसे उन्होंने शिनजियांग को किया था, तिब्बत को किया था, अभी पाकिस्तान की बारी है। वाह! लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तान और चाइना फ्रेंडशिप के बड़े तराने, गाने और पता नहीं क्या-क्या गाए जाते हैं और हालाँकि जो बात आप बोल रही हैं वो बात भी बिल्कुल सच सच है। लेकिन जो बात आपने कही कि जिस तरह से धीरे-धीरे पाकिस्तान में जो चाइना को लेकर एक ख़ास तौर से कर्ज़ की बात हम कर रहे हैं और जो लोग धीरे-धीरे इसमें अटकते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है दूसरी तरफ भारत क्योंकि एक ये भी इसमें एंगल निकाला जाता है कि चाइना को जो इतना इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो इसलिए है क्योंकि वो भारत को कहीं न कहीं लॉक करना चाहता है कि इधर से उधर से एंड ऑल। तो इस सब के देखते हुए क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की भी खबरें हैं कि जल्दी गिलगित-बल्टिस्तान और जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस पे भारत बड़ा कुछ कर सकता है। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया हुआ है सी पैक में, उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? हमको लगता है कि जो पाकिस्तान ने इतना कुछ निगला है सी पैक के नाम पे, उसका क्या होने वाला है? देखिए, ये तो जो निगल लिया, एक जानवर होता है, वो चाइना में बड़ा फ़ेमस है, जो खाता रहता है लेकिन बाहर निकालता कुछ नहीं है। पाकिस्तान का ड्रैगन। भी वही हाल है। पाकिस्तान का भी वही हाल है। जो खाएगा, निकालेगा कुछ नहीं और इनसे निकलवाना इम्पॉसिबल है। वो बड़े गर्व से बोलते हैं, मेरे वीडियोज़ के ऊपर कई बार उन्होंने आके बोला है कि यार तुसी सानू गाली निकालते रहते हो। ऐसे ही बोलते हैं वो, पंजाबी उर्दू कि तुसी सानू ना गालियाँ निकालते रहते हो और हमारा हुनर है,
हम तो दुनिया भर से पैसे निकलवा लेते हैं, आपके पास ये हुनर नहीं है, तो इसलिए आप जलते हो हमारी तरक्की से। ये उनको तरक्की लगती है जब वो भीख माँगने जाते हैं, तो वहाँ पे जब फाइनेंस मिनिस्टर भीख माँगने के बाद वापस आता है, उन्हें पता लगता है कि भई सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन इनको कर्ज़ जो है दिया है, सिर्फ़ खाते में रखने के लिए, यूज़ नहीं करना। तो जब उनका फाइनेंस मिनिस्टर वापस हमारे पाकिस्तान में हमारे आया। अभी अभी इसका जलन का मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पीएम मॉस्को गए तो देखिए हमारे पीएम का गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, स्वागत हो रहा है। शहबाज शरीफ माँगने गए, उनसे उनको बार्टर डील भी माँगनी पड़ रही है। वो कहते हैं भई हम आपको खाना-पीना दे देंगे, गेहूँ दे देंगे, खुश रहो। तो इतना तो हम आपसे जलते हैं। और नहीं, आप सोच के देखिए कि ऐसे-ऐसे वो डालेंगे कि आप हमारी तरक्की से जलते हैं और जब फाइनेंस मिनिस्टर भीख माँगने के बाद एयरपोर्ट पहुँचता है, लाहौर में या कराची में कहीं भी पता नहीं 1-2 तो एयरपोर्ट है इनके पास। तो वहाँ पहुँचता है तो उसको फूलों से उसका स्वागत किया जाता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम यहाँ से भीख माँग कर आए हो। तो ये तो जिहादियों का हालत है वहाँ पर। अंबर जी, एक तो आपका भी ऑडियो बंद हो गया है, जिसके कारण आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, पाकिस्तान को पाल के रखना जी। उसकी मजबूरी है, पहली बात, क्योंकि उसे भारत को कभी भी तंग करना होता है, तो वो पाकिस्तान का ही यूज़ करता है और कोई भी कंट्री चाइना की मदद करने के लिए अगेंस्ट भारत आगे नहीं आता। अभी भी आपको मालूम है कि आज भी जो हमारे फौजी हैं उनके ऊपर अटैक किया गया कठुआ एरिया में और कठुआ में मैंने प्रोजेक्ट किया था बहुत बड़ा, तो मैं जानता हूँ उस एरिया की डेमोग्राफी कैसी है। वहाँ पर सारा हिंदू एरिया था बट वहाँ पर पिछले 2-3 सालों में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर रोहिंग्यास को वहाँ बसाया है। वहाँ पे छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, जंगल एरिया है, जिसमें छुपना बड़ा ही आसान है। तो वही काम वो करते हैं, आते हैं अटैक करके, वो जंगलों में जाकर छुप जाते हैं और पूरा इकोसिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है रोहिंग्यास को वहाँ पे बसाकर, जो उनकी आँखें और उनका सपोर्ट सिस्टम वो बन रहे हैं। तो भारत को भी कुछ करना चाहिए वहाँ पर। बाकी देखते हैं, अभी मोदी जी हैं, 5 अटैक्स हो चुके हैं हमारे ऊपर। इसका जवाब एक ही बार में देंगे और कुछ बड़ा ही देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये चाइना को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है। इसीलिए चाइना को भी खलबली है। वो बार-बार पाकिस्तान को बोल रहा है कि भई पंगा लो, लेकिन कम लो। लेकिन पाकिस्तान है, उसे समझ नहीं आता कि कम और ज़्यादा की डेफिनिशन क्या है। और चाइना को पूरा शक है कि अब सी पैक जो पहले ही पैक हो चुका है, कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आने वाली नहीं है, पुराने काम भी हो नहीं रहे, सारे पैसे ऑलरेडी डकार चुके हैं पाकिस्तानी। इसमें ऐसा नहीं है कि चाइना ने पैसे नहीं बनाए, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा है, चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने भी पैसे खाए पहले। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी खाए। तो जो बाकी के 10-20 पैसे बच गए थे, वही जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि मैं ₹1 भेजता हूँ, 85 पैसे तो मेरे ही लोग खा जाते हैं। मेरे ही लोग कहा था उन्होंने, मेरे ही लोग खा जाते हैं। तो वही चीज़ चाइना में भी है और पाकिस्तान में भी है। जो थोड़े से पैसे बचे, अब उसमें तो थोड़ा-सा काम हुआ है, वहीं पर रह गया है। तो लोग कई बार कहते हैं कि ये गिलगिट बल्तिस्तान है या पीओके है, जब भारत ले जाएगा, तो सी पैक का क्या होगा? सी पैक तो पहले से पैक है, उसका क्या होना है? हम पैक करके चाइना वापस भेज देंगे और कुछ नहीं होगा। वो अभी भी नहीं चल रहा और बाद में तो चलने का मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारी टेरिटरी से हम दुश्मन मुल्क का कोई भी पुल अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये है सुमित जी क्योंकि सी पैक पे चाइना ने काफ़ी पैसा लगाया और बीआरआई को लेके जो चाइना का एक बड़ा उद्देश्य है, उसको लेके आपको लगता है कि कहीं न कहीं जिस उद्देश्य से चाइना ने पाकिस्तान में हालाँकि भारत को तंग करने के लिए वो बहुत कुछ करता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम इन फ्यूचर जो हमारा है कि हम अपना गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके हम अपने अंडर ले लेंगे, ऐसे में उसको लेकर क्या चाइना का स्टैंड हो सकता है? चाइना के साथ कोई ना कोई बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना भी ये चाहेगा कि जो बीआरआई और ये सारा सीपैक है सब चलता रहे और कोई ना कोई तो रास्ता निकल सकता है क्योंकि हमारे चाइना से इतने भी बुरे रिश्ते नहीं है कि हम बातचीत करके उसको ऑफ सॉल्व कोर्स ना करें। देखिए, अगर हम लोग रेलवे लाइन बर्मा तक भेज सकते हैं, बांग्लादेश भेज सकते हैं, तो हम चाइना की भी जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन तो है नहीं वैसे, रोड ही है एक, उसको पाकिस्तान में अलाउ कर सकते हैं और उसके लिए हम नेगोशिएट करना बड़ा ही आसान है। भई आपको अपना पुल जो चल च बनाया हुआ है, इसको ऑपरेट करना है, तो हमारे एलओसी से एलएसी से पीछे हट जाइए। आप हमें हमारा लैंड दे दीजिए, हम आपका पुल आपको वापस कर देंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल टू नेगोशिएट। आई थिंक एक ही तीर से 2 निशान बड़े ही आसानी से हो सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं और आप इतने विद्वान लोगों को इतनी बात समझ आती है, तो मोदी जी को तो स पहले ही समझ आ गई होगी। ऑफ कोर्स मुझे लगता है इस पे बहुत आगे निकल भी गए होंगे, हम तो अभी बहुत पीछे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें उस पे कुछ होता मतलब लेकिन अगर
ये डील हो जाती है और बड़ी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्दी, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि 6 महीने, और मुझे लगता है कि बस 6 महीने में 3 महीने तो होने वाले हैं, 3 महीने बाकी और है। तो योगी जी नहीं, नहीं, नहीं। जो बोलते हैं वो करते ज़रूर हैं, तो मुझे लगता है कि इन 3 महीने के अंदर-अंदर बहुत कुछ हो जाएगा और जो कुछ हमारा बाकी है, हमारा हिसाब-किताब सब क्लियर हो जाएगा। हालाँकि हिसाब-किताब तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो फिलहाल बाकी है, जितना हम माँगते हैं, उतना ही हमारा वापस आ जाए। अगर ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है, चाइना से भी सीपैक को लेके सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, डील हो जाती है, पाकिस्तान का क्या होगा फिर? पाकिस्तान का पहले भी 75 साल से कुछ नहीं हुआ, अभी भी क्या होगा? पहले भी जिहादी थे, अभी भी जिहादी रह रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इनका ठीक नहीं हो जी, सकता। ये डंडे जब तक नहीं पड़ेंगे, तब तक सीधे नहीं होंगे और पाकिस्तान को सीधा करेगा तो चाइना ही करेगा। क्यों? चाइना ने पैसे वापस लेने हैं। जब हमारा एरिया हमारे पास वापस आ जाएगा, वहाँ पर सिर्फ लड़ाइयाँ ही होनी हैं। कभी वो अपने आप से लड़ेंगे, कभी अफ़गानियों से, कभी ईरान से, कभी भारत से। ये लड़ाई जंग है, ये जंग चलती रहेगी और कुछ नहीं होने वाला। और ये जिहादी पहले ही डबल हो चुके हैं, उसके बाद फिर डबल पहले 20 साल में हुए थे, अभी इन्होंने 5-6 सालों में और डबल हो जाना है। इसके अलावा वहाँ पे और कोई फैक्ट्री नहीं है जो चल सकती है। चाइना अपने पैसे लेने के लिए इनको वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाने की पूरी कोशिश करेगा, रीज़न है उसका। अगर आपको मालूम होगा कि 1947 में जब पाकिस्तान बनाया गया था, तो ये सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव एरिया था, ये भी और बांग्लादेश भी। सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड पाकिस्तान की और बांग्लादेश की थी। यहाँ नदियों का पानी आ रहा था, बड़ा नेचुरल फ्लो था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इसीलिए इन जिहादियों ने वो जगह माँगी अपने लिए। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने उसे भी नर्क बना दिया और अभी जो ब ब चाइना है, वो चाहेगा कि ऐसी जगह उसे मिल जाए। रीज़न चाइना के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पे 25-30% अभी भी खाना परफेक्ट है। इनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान की लुक्रेटिव जगह इसे मिल जाती है, तो खाने की जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगी। इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं जिहादियों को खेतों में लगा देंगे कि भैया बनाओ और हमें भेजते रहो, यहाँ पे उगा-उगा कर। तो ये चीज़ होनी शुरू हो गई है और ये होगी भी। ऑलरेडी मैं ये बोल रहा हूँ, हो रही है। तो आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमारे इमरान खान की जो हमारे से पैसे लेके हमारे लिए काम कर रहा था, तो उसने एक एग्रीमेंट भी किया था चाइना के साथ कि 45,000 एकड़ जगह उसने चाइना को दिया था, जहाँ पर आर्मी वाले वहाँ पर खेती करेंगे और जो खेती का प्रोड्यूस होगा वो चाइना को दे दिया जाएगा, ताकि उनका जो ब्याज है, प्रिंसिपल भी नहीं बोल रहा हूँ, जो सीपेक के ऊपर इतने अमाउंट के ऊपर ब्याज पड़ रहा है, वो ब्याज के पैसे दे दिए जाएँ थ्रू ये जो यहाँ पर जो है ना गंदम बोलते हैं ये व्हीट को या राइस है गंदम, उसको गंदम। उगाकर हाँ, तो क्योंकि क्योंकि गंदे हैं ये तो इन्होंने व्हीट का नाम भी गंदम रख दिया, ऐसे गंदे लोग हैं। तो खाने का नाम भी गंद से शुरू करते हैं ये लोग। तो ये जो सारा चीज़ें हैं वो सारा बना-बनाकर इन्होंने चाइना में एक्सपोर्ट करना था, अपने कर्ज को पूरा करने के लिए। तो देखते रहिए अभी तो 45,000 एकड़ दिया है चाइना को उस और वहाँ पे खेती कौन कर रहा है? आर्मी के लोग, बल्कि इनकी आर्मी के लोग कभी मटर छील रहे होते हैं, कभी वहाँ पर गंदम उगा रहे होते हैं और कभी ये प्रधानमंत्री के डायपर चेंज कर रहे होते हैं। ये तो हालत है उनके आर्मी की, तभी तो कभी अफ़गानी जाके ठोक के आ जाते हैं, कभी हम। बिल्कुल, और अफ़गानी अगर तालिबान की बात की जाए तो तालिबान ने तो बिल्कुल एकदम सेट किया हुआ है बिल्कुल, और पाकिस्तान चाहे कोई भी इल्ज़ाम लगाए, किसी भी तरह से प्रेशर करने की कोशिश करे, लेकिन तालिबान प्रेशर में नहीं आते। अच्छा, एक बात जो आपने कही, और अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान का 4 मुल्कों से उसका बॉर्डर शेयर होता है, और उसका देखें अगर अफ़गानिस्तान का देखें तो उसका कई सारे ऐसे मुल्क हैं, इनफैक्ट 4 से ज़्यादा, 7 लगभग 6-7 रहेंगे। जिनमें से सिर्फ़ जो इश्यू है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का जिसके साथ बॉर्डर शेयर होता है सबके साथ इश्यू है। पाकिस्तान को हर किसी के साथ इश्यू है। देखिए, पहले पाकिस्तान भारत को अगर एक साथ थे, उन्हें यहाँ पे रहने में इश्यू था, फिर अलग हो गए तो फिर कहते हैं कि भई हमें यहाँ पे मुसलमानों से आपस में इश्यू है, फिर उसमें अंदर जो सेक्ट, सब सेक्ट, और फिर बाकी माइनॉरिटीज़, मतलब बस इश्यू ही इश्यूज़ हैं। देखिए, ये इश्यू जो है ये ऐसा कीड़ा है, जो इनका कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं पहले बोला आपको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये डंडे के पुत्र हैं, एक होता है लातों के भूत, मैं बोल रहा हूँ ये डंडे के पुत्र हैं, जब तक इनके तशरीफ पर डंडे नहीं लगते लगातार, ये तब तक सीधे नहीं हो सकते और ये डंडे अब चाइना ही लगाने वाला है। आप सोच के देखिए, चाइनीज़ पाकिस्तान में आते हैं काम करने के लिए
और पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें तू करके भी बात कर लें। उनके ऊपर उसी वक़्त उग्रवादी का केस बच जाता है और जेल कर दी जाती है। और चाइनीज़ की कितनी वीडियोज़ हैं कि पाकिस्तानी ने कुछ हल्का-सा बोल दिया चाइनीज़ को और चाइनीज़ ने थप्पड़ मारा है पाकिस्तानियों को ये बोलकर, "मैं चाइनीज़ हूँ, तमीज़ से बात करो, तुम्हें कर्ज़ दिया है हमने।" ये मुँह पे बोलते हैं पाकिस्तानियों के और मतलब पाकिस्तानियों को जैसे ग्वादर अंग्रेज जैसे करते एरिया थे में ना, अंग्रेज करते थे जो इन्वेडर्स थे, यस भारतीयों के साथ। तो हाँ, तो आप सोच के देखिए, ये हालत है पाकिस्तानियों की अपने ही एरिया में, जहाँ-जहाँ पर प चाइनीज़ रहते हैं, वहाँ पर वीज़ा लेकर जाना पड़ता है। अपने कंट्री में उनको वीज़ा चाहिए पाकिस्तानियों को जाने के लिए। इससे ज़्यादा सॉवरेनिटी लॉस किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना अपनी कॉलोनी बना चुका है, ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया है और चाइना का तो प्लान है कि जिस-जिस कंट्री को लोन दिया है, उसकी ज़मीन वो हड़पता जा रहा है। भई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही काम किया था, चाइना भी यही काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ एंड चाइनीज़ आर वेरी गुड लर्नर्स। वो देखते हैं कि कौन-सा फ़ॉर्मूला दुनिया में अच्छी तरह से चला है, कॉपी पेस्ट में तो मास्टर हैं ये लोग। एब्सोल्युटली, लेकिन हम गिलगित-बल्तिस्तान और पीओके की बात करें तो योगी जी ने जो 6 महीने की बात कही थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो 6 महीने बोला तो 6 महीने मतलब 6 महीने। अगर ऐसा कुछ होता है तो अ, हम रशिया की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वेस्ट की पूरी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है किसका क्या स्टैंड रहने वाला है? ये तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वॉर का ये दौर नहीं है और वॉर से कुछ नहीं होगा। अ, क्या कुछ आशंकाएँ हैं और ख़ास तौर से अमेरिका और चाइना का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे उस पर? देखिए, मुझे इतना पता है कि रशिया में अगर मोदी जी गए हैं, तो कुछ तो हुँ, इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण गए हैं वहाँ पर और रशिया के पास वीटो पावर भी है और आप समझती हैं कि वीटो पावर कब यूज़ की जाती है, जब कोई भी एब्सोल्युटली। ऐसा कोई कोई बड़ा मुद्दा हो तभी वीटो पावर यूज़ की जाती है और रशिया से वीटो पावर यूज़ करने की हमारा बात कही पुराना जाएगी दोस्त है, तो और ऑफ़ रशिया ने कोर्स। पूछा होगा कि मोदी जी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर पीओके मिल जाता है या गिलगिट एरिया मिल जाता है तो हमें फ़ायदा क्या है? तो मोदी जी का बड़ा सिंपल आंसर है कि भई आपके 50-60 बिलियन डॉलर मेरे यहाँ पे खातों में पड़े हैं जिसका हमने तेल मतलब आपसे तेल लेकर हमने दुनिया का तेल निकाल दिया। अब वो तेलों के जो पैसे हैं वो सारे हमारे बैंकों में पड़े हैं। अब इसको यूज़ भी करना है। तो यूज़ करने का तरीका एक ही है कि हम यहाँ से सीधा रशिया को एक रोड निकाल देंगे। आपको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा, वीटो पावर आप यूज़ कर लेना। देखते हैं क्या होता है? 6 महीने की भविष्यवाणी जो योगी जी ने दी है, अब पूरा भी तो करना है। अब योगी जी ने बोल दिया, मोदी जी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि एब्सोल्युटली और बिल्कुल और देखने मज़ेदार यूएस की मैंने बात की, यूएस का क्या स्टैंड रहने वाला है? रशिया का तो हम सो जानते यूएसए हैं, ने यूएसए ने न्यूट्रल। बोल दिया आज ही बोला है यूएसए ने कि वी आर फॉलोइंग अप मोदी जी's विजिट टू रशिया। वी आर नॉट हैप्पी कि मोदी जी इज़ अगेन या इंडिया इज़ अगेन अलाइनिंग विद हुँ, रशिया। हुँ, हमें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है और मोदी जी एब्सोल्युटली। को ये काम नहीं करना चाहिए। और मोदी जी ने बोल दिया ये हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है। हमारे घनिष्ठ रिश्ते हैं, मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। हमारी अभी भी 60% से ज़्यादा जो आर्मी की डिपेंडेंस है, वो रशिया के ऊपर है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक, कर लो जो करना मेरा। बल्कि मोदी जी ने ये बाइडेन को बोला है। तो बिल्कुल इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अमेरिका एक न्यूट्रल पोज़ीशन पे आएगा, रशिया हमारे साथ है ही। चाइना के पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि चाइना को अपना बीआरआई भी का सपना भी पूरा करना है तो पाकिस्तान के पास कोई है नहीं क्योंकि सऊदी और यूएई की बात करें वो पहले ही भारत के काफ़ी नज़दीक है और कश्मीर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं बचता है खटखटाने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे एरा में पैदा हुई हूँ इतनी सारी चीज़ें होती हुई मैं देख रही हूँ 370 ट्रिपल मैंने तलाक तो राम मैंने तो पाकिस्तानियों को बड़ी बार बोला है उनके शो पे जाकर कि भई थोड़ा-सा पीओके से दूर रहना, पता लगे तुम्हारे हार पड़ गए। हाँ, अब अगले अगले अगली गर्मियों की छुट्टियाँ हम हुंज़ा वैली में मनाएँगे। आप भी आइएगा भाभी जी को लेकर, बिल्कुल ठीक सही है? है, यही यही करना चाहिए और ये करेंगे भी और मेरी पूरी उम्मीद है कि 2024 में ये काम हो जाना चाहिए। आपकी मैं थोड़ा-सा रिफ्रेश कर दूँ, हुँ, योगी जी ने कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद 6 महीने में, हुँ। यानी कि 4 जून से आप 6 महीने लगा लीजिए, 3 महीने नहीं हुए हैं। हाँ, मतलब ठीक है 4-6 महीने और सर्दी तब तक सर्दियाँ आ जाएँगी, मुझे लगता है वो समय भी बहुत अच्छा रहता है।
वो स्नोफॉल अच्छी होती है, वहाँ पे स्कीइंग का मज़ा आएगा। वही ना, वो बहुत अच्छा वक़्त होता है, काम करने के लिए। यस। जी। चलिए तो देखते हैं क्या मुझे होता है, बट मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल। कि जिस तरह से बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाया गया कहते है, हैं ना कि चाइना की तरफ आपने से। देखा है कि नहीं, एक और बात सुमित जी कहते हैं ना कि रेस में जब एक छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेते हैं ना, तो एक बड़ी छलांग लगाने के लिए वो आपको 1 कदम 2 कदम पीछे लेना पड़ता है ताकि आप और बड़ी दूरी नाप सकें। तो जिस वक़्त जो मोदी जी की खामोशी है, जो हो रहा है कश्मीर में, हमारे जवानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और जो भारत की खामोशी, क्योंकि हम जानते हैं मोदी जी अ, एक इस तरह के एक्शंस और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ जो खामोशी है इसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि बड़ा एक्शन करना बाकी है, बड़े हिसाब-किताब बाकी हैं। तो बड़े हिसाब कर किताब करने के लिए थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है वक़्त और मसलहत के लिए। जी, सुमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।